हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो एनिसेंट हिस्ट्री से संबंधित है, प्राचीन इतिहास से संबंधित है, जिसमें जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं वो इन सब टॉपिक जैसा कि थंबनेल में आप देख रहे होंगे, जैसे प्रमुख अभिलेख हो गया, मुद्राओं पे जो अंकित आकृति है उनसे उनके वो किस शासक ने जारी किया, शिलालेख स्तंभ लेख किसका इम्पोर्टेंट है, किस शासक का, वो पूछ सकता है। वेदांग क्या है, पुराण क्या है, और कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में हम लोग जानेंगे। विदेशी यात्री जो कि क्रम पूछ लेता है कि कौन आया, किसके समय में आया, तो ये सारा इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फटाफट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए एनिसेंट हिस्ट्री में जो अब जो क्वेश्चन आने लगे हैं वो इन्हीं सबसे आ जाते हैं, मिलाने को आ जाता है, क्रम दे देता है, ठीक है। तो यही सारे आते हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब क्या कह सकते हैं कि बहुत इसको क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि रिवीजन आप कर सको, और एक दो बार देख लेंगे इस लेक्चर को तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको ये क्लियर हो ही जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट के हुए। सारा मैंने बुक से लिया, और ये बुक कहाँ क्या है, ये बुक आपका क्या नाम है उसका, परीक्षावाड़ी वो है, उससे आप ले सकते हो। अगर आपके पास है तो पढ़ लीजिए उससे, अगर नहीं है तो आप इस लेक्चर को जरूर देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं कि प्रमुख अभिलेख की बात करें तो पहला अभिलेख जो है वो नासिक अभिलेख है। ये सब क्वेश्चन आ जाता है कि ये किसका अभिलेख है, किस शासक का है, उसमें किस चीज़ की बात की गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो नासिक अभिलेख जो है ये किसकी है, गौतमी बलश्री का है, जो किसके शासनकाल के हैं, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के शासनकाल में से है नासिक अभिलेख, और गौतमी बलश्री का है शासक। और इसमें क्या किया गया है, जब किसकी बात की गई, गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है, गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों और अन्य कार्यों का इसमें क्या करता है, विवरण प्राप्त होता है। नेक्स्ट, हाथी गुम्फा अभिलेख। ये ऐसा एक अभिलेख है जो बिना किसी तिथि का है। ऐसे पूछ सकता है कि बिना तिथि का ऐसा कौन सा अभिलेख है, आपको बताना है। तो ये कौन सा है, हाथी गुम्फा अभिलेख है, जो कलिंग शासक थे खारवेल, तो पूछ लेता है कि किसका है, खारवेल का है, जो कि कहाँ के कलिंग शासक हैं उन्हीं का है, और ये बिना तिथि का अभिलेख है। और इसमें ये ध्यान रखना है कि खारवेल के शासनकाल के कौन से वर्ष के, 13वें वर्ष की जो घटना है उसका इसमें वर्णन मिलता है। और सर्वप्रथम जो भारतवर्ष का जो नाम दिया गया है, भारतवर्ष का जो उल्लेख है वो इसी अभिलेख से हमें मिलता है। नेक्स्ट जो है जूनागढ़ को ही गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है, गिरनार। तो ये संस्कृत में प्राप्त हुआ है। ये संस्कृत में है, कौन सा, जूनागढ़, जिसका ये शक शासक जो कि कौन है, रुद्रदामन इन्हीं का है। और इसमें रुद्रदामन की जो सैनिक विजय है, उनके जो कार्य हैं उनका वर्णन दिया गया है। तो कुछ चीज़ें तो आप अपने कॉमन सेंस अपना यूज़ करके आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपको क्या करना है, पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या, प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख। प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख किसकी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका एग्जाम में। जूनागढ़ भी पूछा, हाथी गुफा, मतलब लगभग सभी पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग देख लीजिएगा। तो प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ की बात करें तो ये किसके द्वारा रचित है, ये हरिशेर के द्वारा रचित है। ये स्तंभ लेख जो है हरिशेर द्वारा रचित है, और ये किस शासक का है, समुद्रगुप्त का। तो समुद्रगुप्त की जो सैनिक विजय है और उनके जो जीवन काल है उसके संदर्भ में यहाँ विवरण मिलता है। नेक्स्ट, भितरी स्तंभ लेख और जूनागढ़। एक जूनागढ़, गिरनार जूनागढ़ जो संस्कृत लेख है वो रुद्रदामन का है, और वहीं अगर पूछ ले कि जूनागढ़ अभिलेख और या फिर भितरी स्तंभ लेख वो किसका है, स्कंदगुप्त का है। और स्कंदगुप्त के बारे में जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हूण आक्रमण इन्हीं के समय हुआ था, तो हूण आक्रमण की सूचना और जो प्रसिद्ध जो सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण के विषय में विवरण किससे, भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम मंदसौर अभिलेख की बात करें तो ये मालवा शासक हैं यशोधर्मन, इनके ये जो शासक हैं मंदसौर अभिलेख जो है जो मालवा शासक हैं यशोधर्मन, उनका क्या है, मंदसौर अभिलेख है। और इसमें यशोधर्मन की जो विजय है, जो उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, जो विजय प्राप्त हुई, तो उसका विवरण इसमें दिया गया है। वहीं पुलकेशिन द्वितीय का एक क्या है, एहोल अभिलेख है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एहोल अभिलेख पूछ लेता है किसका है, तो पुलकेशिन द्वितीय का है, और ये रवि कीर्ति ने इसको रचित किया था। रवि कीर्ति द्वारा रचित क्या है, एहोल अभिलेख है, जिसमें हर्ष पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो युद्ध हुआ है उसके बारे में वर्णन मिलता है। नेक्स्ट, प्रतिहार शासक है मिहिर भोज, इनका क्या है, ग्वालियर प्रशस्ति है। ग्वालियर प्रशस्ति किसका है, प्रतिहार शासक हैं जिनका क्या नाम है, मिहिर भोज है। और ये रचित किसके द्वारा है, बालादित्य के द्वारा। बालादित्य
के द्वारा ये क्या है, रचित है। और शासक कौन है, प्रतिहार शासक मिहिर भोज के शासन में ये है ग्वालियर प्रशस्ति, जिसमें गुर्जर प्रतिहार शासकों के संदर्भ में विवरण मिलता है। नेक्स्ट है उदयपुर प्रशस्ति। उदयपुर प्रशस्ति की बात करें तो ये परमार शासक थे उदयादित्य, उदयपुर इन्हीं के नाम से है उदयादित्य, तो ये परमार शासक थे, इन्हीं के वंश के शासकों के नाम उनका इतिहास प्राप्त होता है। देवपाड़ा, ये काफ़ी पूछा नहीं गया है शायद, लेकिन देख लीजिए देवपाड़ा अभिलेख जो है सेन वंशीय, इस बार जो क्या नाम है इसका पीसीएस का पेपर हो उसमें सेन वंश से क्वेश्चन आ गया था। कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ ले ये नहीं पता है, ठीक है। कभी आप ये मत सोचना कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है तो मुझे नहीं पढ़ना है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, इधर का मौर्य काल, वैदिक काल, ठीक है, हड़प्पा और मौर्योत्तर, गुप्तोत्तर पढ़ लेते हैं कि चलो इसमें से क्वेश्चन पूछ लेगा, लेकिन क्या पूछ लिया इस बार, सेन वंश पूछ लिया कि उनके शासक दे दिया और बताया कि क्रम से लगाइए। तो आपको कुछ भी इग्नोर नहीं करना, सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, तो ये आपको ध्यान रखना। और लक्ष्मण सेन नहीं, सॉरी, प्रवर सेन से क्वेश्चन कहाँ आ गया, प्रवर सेन से शायद बीपीएससी में क्वेश्चन आया था। तो ये आपको ध्यान रखना कि कोई भी चीज़ आपको इग्नोर नहीं करनी है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आपको पढ़ना है और कई बार पढ़ना है, यानी कि एक बार पढ़ लिया तो याद रहता है नहीं। हिस्ट्री ऐसी चीज़ है भूल जाती है, तो क्या करना है आपको बार बार रिवाइज करना है। एक बार पढ़िए, वीडियो देखिए, अगर आप नहीं बार बुक पढ़ना चाह रहे हैं तो एक बार आपने पढ़ लिया तो एक बार क्या करिए, कोई भी यूट्यूब पे डाल दीजिए कि हिस्ट्री ये लेक्चर वो लेक्चर, और खाली बस सुनते रहिए ताकि वो चीज़ आपको क्या रहे, रिवाइज रहे। या फिर पढ़ते समय आप क्या करिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। तो उसको आप क्या करेंगे, जो आपकी बुक जो थी आपकी 400-500 पेजेस की थी, वो आप क्या करोगे 15 से 20 पेजेस में आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। शॉर्ट नोट जो आपको कभी मतलब क्या करते हो, आप पढ़ते हो तो मैक्सिमम चीज़ आपको याद है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद नहीं हो पाती है, और याद भी हो जाती है तो वो मिस कर जाती है, भूल जाता है, स्किप हो जाता है माइंड से। तो उसके नोट्स बना लीजिए कि जो आपको बार बार भूल जाता है, वही क्या करो आप रिवाइज कर लो, तो और भी कम पेजेस में हो जाएंगे, ताकि लास्ट टाइम रिवीजन के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए, जैसे देवपाड़ा है तो सेन वंशीय बंगाल शासक विजय सेन का है देवपाड़ा जो है ये विजय सेन जी का है। तो बंगाल के सेन वंशीय शासकों का विवरण इसमें मिलता है। वहीं वांगनगर प्रशस्ति की बात करें तो गुजरात के शासक है कुमारपाल, जो कि चालुक्य शासक कुमारपाल के विषय में, कुमारपाल कैसे चालुक्य शासक है उनके बारे में पता चलता है। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, कुछ और देख लेते हैं, कुछ और जो मैच करने को आ जाता है कि ये किसका है। जैसे एक अभिलेख है तो जिसमें यवन शासक हैं, यवन शासक उनका नाम क्या है, एंटियाल कीट्स है। क्या नाम है उनका, एंटियाल कीट्स हैं, यवन शासक हैं एंटियाल कीट्स। इनके राजदूत हैं हेलियोडोरस। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किसके, पहले तो ये ध्यान रखना ये कौन है, ग्रीक शासक हैं एंटियाल कीट्स, इन्हीं के राजदूत हैं हेलियोडोरस। तो इनका भी एक अभिलेख मिला है, गरुड़ स्तंभ अभिलेख। क्या मिला है, गरुड़ स्तंभ लेख अभिलेख मिला है, जो कहाँ से मिला है, बेसनगर विदिशा से प्राप्त हुआ है हेलियोडोरस का स्तंभ अभिलेख। क्लियर। और इस अभिलेख से क्या पता चलता है, द्वितीय शती ईसा पूर्व में मध्य भारत में भागवत धर्म, अब ये बेस जिसमें मैंने बताया गरुड़ स्तंभ, तो गरुड़ स्तंभ अभिलेख से ये पता चलता है कि मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित हुआ था, तो ये प्रमाण मिल जाता है। वहीं एक है समुद्रगुप्त का स्तंभ लेख है, और मंदसौर अभिलेख तो मैंने बता ही दिया किसका है, ये यशोधर्मन का है। पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख, ये सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं अगर पूछे पाल वंश में एक है धर्मपाल, पाल वंश के शासक हैं धर्मपाल, इनका भी एक लेख मिलता है खालिमपुर लेख मिलता है। वहीं देवपाल का, ये भी पाल शासक हैं, देवपाल का एक लेख मिलता है मुंगेर लेख। क्या मिलता है, मुंगेर लेख। तो ये सब भी नोट कर लीजिएगा, मुंगेर लेख। और अगर बात करें तो विजय सेन की देवपाड़ा बता ही दिया। जय सिंह की उदयपुर प्रशस्ति देख लीजिए। चंदेल शासक धंग जो हैं, धंगे कौन है, चंदेल शासक हैं, इनका एक लेख है खजुराहो लेख, ये किसका है, चंदेल शासक धंग हैं, इनका खजुराहो लेख है। और बनारस ताम्र लेख ये किसका है, गोविंद चंद का है। किसका है, गोविंद चंद का है, जो कौन है, गढ़वाल शासक हैं, ये गोविंद चंद गढ़वाल शासक हैं, ठीक। वहीं अगर देखें तो जबलपुर ताम्रलेख, ये किसका है, ये यशकर्ण का है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, मुद्राओं पर अंकित आकृति। अब आपको ये ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि
मतलब ऐसी मुद्रा प्राप्त हुई है, ये किस शासक की है, किस शासक ने इसको जारी किया था। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे क्या है, पहला आपको देखना है कि एक सिक्का है मिनांडर का, मिनांडर ने जारी किया था, जिसमें क्या लिखा है उस सिक्के पर, धर्म चक्र युक्त, क्या अंकित है उस पर, धर्म चक्र युक्त अंकित है। ये किसका है, मिनांडर का है। बाकी एक ताम्र मुद्रा भी इन्होंने जारी की, उलूक पक्षी के अंकन वाली मुद्रा जारी की, तो ये भी आपको ध्यान रखना। एक ये ध्यान रखिए धर्म चक्र, एक दूसरा उलूक पक्षी के अंकन वाली मुद्रा किसने जारी की थी, मिनांडर ने जारी की थी। वहीं दूसरा क्या है, जलयान, ऐसा किस शासक ने जारी किया था सिक्का जिस पर क्या है, जलयान आकृति अंकित है, तो वो है यज्ञश्री शातकर्णी, यज्ञश्री शातकर्णी। क्लियर। वहीं अगर बात करें कि विम कटफिशस थे, विम कटफिशस कुषाण वंश के शासक थे विम कटफिशस, जिनके द्वारा जो मुद्रा अंकित की गई थी उसमें जो चित्र मिला है वो शिव है, नंदी है, त्रिशूल। तो इससे पता चलता है ये किसको मानते थे, शैव धर्म को मानते थे, शैव धर्म को, जिसमें शिव, नंदी, त्रिशूल। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये भी कुषाण वंश के हैं। हुविष्क भी हैं। तो हुविष्क ने क्या, शिव, स्कंद, कुमार, चतुर्भुजी, विष्णु अंकित मुद्रा इन्होंने जारी किया है। वीणा, ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि वीणा बजाते हुए अंकित शासक के सिक्के कौन है, वो है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने जो सिक्के जारी किए तो वीणा बजाते हुए उसमें शासक को दिखाया गया है, जिससे ये पता चलता है कि ये संगीत के शौकीन थे। ठीक है। व्याघ्र शैली, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि व्याघ्र शैली या सिंह निहंता आकृति के अंकित सिक्के किसने जारी किए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने जारी किया है, इंपॉर्टेंट है। और मयूर पर आसीन कार्तिकेय की आकृति किसने जारी की है, कुमारगुप्त ने की। तो इससे पता चलता है कि ये किसके हैं, शैव धर्म के उपासक हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने किसके, कार्तिकेय की आकृति जारी की है। नेक्स्ट, लक्ष्मी आकृति अंकित सिक्का किसने जारी किया, स्कंदगुप्त ने जारी किया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नंदी पर आसीन शिव पार्वती यानी कि उमा माहेश्वर की आकृति वाला मुद्रा कौन जारी किया, हर्ष ने किया है। वहीं सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। आहत सिक्के का नामकरण किसने दिया था, आहत सिक्के जो चलाए गए थे, जो चांदी के बने होते थे, उनका नामकरण किसने किया, वासुदेव शरण अग्रवाल ने किया है। देखिए कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो अगर एक बार हमारे सामने आ जा रहा है तो वो चीज़ इग्नोर नहीं करना, आपको देख लेना है। सर्वप्रथम आहत सिक्का मिला किसको था, कोयम्बटूर से मिला था, और किसको मिला था, कोल्डवेल को मिला था। और वहीं अगर बात करें, सब नहीं पढ़ना है, बस जो मुझे सही लग रहा है वही हम आपको बताएंगे। आगे चलते हैं। प्रमुख शिलालेख, स्तंभ लेख एवं ताम्रपत्र लेख यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें ये देखना है कि जो एरड़ स्तंभ लेख है ये किसका है, समुद्रगुप्त का है। एरड़ स्तंभ लेख समुद्रगुप्त का है। और कहाँ से मिला है, मध्य प्रदेश का एक जिला है सागर, वहाँ से एरड़ स्तंभ लेख मिला है समुद्रगुप्त का। इसमें क्या बताया गया, समुद्रगुप्त को दानी कहा गया है। किससे बढ़कर, कि एक राजा थे पृथु, राघव, इन सभी राजाओं से बढ़ करके इनको क्या बताया गया है, समुद्रगुप्त को दानी बताया गया है। और ये कहते हैं कि अगर ये समुद्रगुप्त प्रसन्न होते थे, कुबेर के समान दान देते थे, खूब दान देते थे, लेकिन जब वहीं रुष्ट हो जाते थे तो यमराज के समान हो जाते थे। ये नहीं देखते थे कौन सामने खड़ा है कौन नहीं खड़ा है, ठीक है, तुरंत उसको वो कर देते थे। तो एरड़ स्तंभ लेख समुद्रगुप्त का इंपॉर्टेंट है। मेहरौली स्तंभ लेख किसका है, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी ध्यान रखना, पूछ लिया था एक बार कि विक्रमादित्य किसको कहते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त द्वितीय किसको कहते हैं, तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते हैं। इनका एक है स्तंभ लेख, दिल्ली स्तंभ लेख, मेहरौली स्तंभ लेख, जो कि कहाँ से, मेहरौली के दिल्ली से मिला है। इसमें चंद्र नामक किसी राजा यानी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपलब्धि का वर्णन किसके 3 श्लोकों के अंतर्गत किया गया है। आगे चलते हैं हम। विल्सड अभिलेख किसका, कुमारगुप्त का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा चुका है। कुमारपाल का विल्सड अभिलेख कहाँ से मिला है, मेन इंपॉर्टेंट है कि ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से मिला है, एटा जिले से मिला है। ठीक है, तो इसमें कुमारगुप्त तक गुप्तों की वंशावली प्राप्त होती है, और कुमारगुप्त का यह पहला अभिलेख है विल्सड अभिलेख। ठीक है, इसमें स्वामी महासेन यानी कि कार्तिकेय के मंदिर तथा धर्म संघ बनवाए जाने का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है मथुरा स्तंभ लेख किसका है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का, ये भी है। यानी अभी तक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का 2 आप पढ़ चुके हैं, मेहरौली, और दूसरा क्या है, मथुरा स्तंभ लेख। और वो आपका दिल्ली मेहरौली का था, और ये मथुरा वाला जो है उत्तर प्रदेश के मथुरा से है। और इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रथम अभिलेख है, मथुरा वाला है। इसमें पाशुपत शैव है, उदिताचार्य का उल्लेख मिलता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा है एरड़ स्तंभ लेख। फिर है एक एरड़ स्तंभ लेख, आपने समुद्रगुप्त का पढ़ा, और वो भी आपका मध्य प्रदेश सागर जिले से मिला है। और ये आपका एरड़ स्तंभ लेख भानुगुप्त का है, जो वहीं से मिला है, मध्य प्रदेश के सागर से ही। लेकिन अगर पूछ ले कि किससे सती प्रथा का प्रथम अभिलेख ये साक्ष्य मिला है, तो
भानुगुप्त के एरड़ स्तंभ लेख से पाशुपति के सती प्रथा का प्रथम अभिलेख प्रमाण मिला है। लेकिन वहीं समुद्रगुप्त को दानी किसमें बताया गया है, तो मतलब समुद्रगुप्त को पृथु, राघव आदि राजा से बढ़कर दानी कहा गया है, वो समुद्रगुप्त का एरड़ स्तंभ लेख है। लेकिन सती प्रथा तो वो भानुगुप्त का एरड़ स्तंभ लेख है। नेक्स्ट सोहगौरा लेख, जो कि मौर्य कालीन है ये, और ये उत्तर प्रदेश गोरखपुर से मिला है, जिसमें मौर्य काल का एकमात्र ताम्र अभिलेख है। मौर्य काल का एकमात्र ताम्र अभिलेख कौन सा है, सोगौरा लेख है, जिसमें अकाल के समय राज्य द्वारा अनाज वितरण की व्यवस्था इसमें मिलती। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। महास्थान अभिलेख, इसमें भी क्या बताया गया है भाई, अकाल के समय अनाज वितरण का साक्ष्य मिला है महास्थान अभिलेख से भी। ये भी मौर्यकालीन है और ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, बांग्लादेश के बोगरा जिले से प्राप्त हुआ है। तो ये भी अब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बांसखेड़ा अभिलेख, जो कि हर्ष शासक थे उस समय। बांसखेड़ा लेख ये इनका है, हर्ष का है, और ये उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुरा से है। ठीक है, और हर्षकालीन राजनीतिक दशा का इसमें वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं। ये आप देख लीजिए, यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था, तो काफ़ी लोग गलत कर देते हैं कि देखो ये तो पता है कि 4 वेद कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। त्रैवेद किसको कहते हैं, ऋग्वेद और सामवेद यजुर्वेद को त्रैवेद भी कहते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता कि त्रैवेद की संज्ञा किसको दी गई है, तो यही दोनों है। ठीक है, अथर्ववेद सबसे बाद में लिखा गया था, इसलिए इसको, और ये अलग भी है सबसे, क्योंकि इसमें क्या है, जादू टोना औषधि इन सभी के बारे में इसमें बात की गई है। बाकी सबकी देख लेते हैं। तो ऋग्वेद का उपवेद क्या कहलाता है, आयुर्वेद कहलाता है। मिलाने को आ जाता है ऐसे क्रमशः मिलाइए सब, तो ऐसे हो जाता है। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो क्या है, आयुर्वेद है। सामवेद का क्या है, गंधर्व वेद है। सामवेद में गायन वायन की बात की गई है, गाना गीत ये सब है। और यजुर्वेद का संबंध किससे, धनुर्वेद से है। ठीक है, यजुर्वेद में कर्मकांड, यज्ञ, इन सब की बात की गई है। अथर्ववेद में देखें तो इसका जो है उपवेद क्या है, शिल्पवेद है। तो ये गलत नहीं करना है। वहीं बात करें कि इसके रचनाकार कौन है, तो धन्वंतरी हैं आयुर्वेद के रचनाकार कौन है, धन्वंतरी हैं। गंधर्व वेद के कौन है, भरत मुनि हैं। धनुर्वेद के विश्वामित्र हैं। और शिल्प वेद के कौन है, विश्वकर्मा है। वहीं बात करें इसमें आयुर्वेद में क्या है, तो चिकित्सा कार्य से संबंधित है। गंधर्व वेद जैसा कि मैंने बताया कला संगीत से संबंधित है। और धनुर्वेद युद्ध कला से संबंधित है। शिल्प वेद स्थापत्य कला से संबंधित है। क्लियर, आगे चलते हैं। ये जो है ब्राह्मण साहित्य, इसका ऋग्वेद, ये चारों वेद मैंने बता दिया। उसके बाद इनके ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, मांग, ये इसके बारे में हम अलग से लेक्चर लेंगे, वहाँ हम बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। वेदांग पहले तो आपको ये जाना है कि वेदांग है क्या। वेद तो आपने पढ़ लिया कि 4 वेद होते हैं। ठीक है, तो वहीं वेदांग क्या है, तो वेद को समझने के लिए, किसको, इसी से देखिए निकल आई है कि वेदों को समझने के लिए, वेदों का उच्चारण सही ढंग से करने के लिए, वेदों को समझने के लिए क्या किया गया, वेदांग की रचना की गई। और कुल कितने वेदांग हैं, 6 हैं। कुल कितने वेदांग हैं, 6 हैं। ठीक है, अब ये जो वेदांग की रचना की गई, इसमें वेदों के शुद्ध उच्चारण, यज्ञ आदि में सहायक थे। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं 6 वेदांग कौन कौन से। शिक्षा है, कल्प है, छंद है, निरुक्त है, व्याकरण है, और क्या है, ज्योतिष है। वहीं मिलाने को एक बार आ गया था कि शिक्षा, 1 मिनट मैं यहाँ पे 1 मिनट थोड़ा सा एक साथ लिख दे रही हूँ, शिक्षा, कल्प, छंद, और यहीं बीच में ही लिख दे रही हूँ कि निरुक्त, और यहाँ लिख दे रही हूँ ज्योतिष, और लिख दे रही हूँ व्याकरण। ठीक, 1 2 3 4 5 6 टोटल हो गया। तो शिक्षा का संबंध किससे है, नासिका से है। शिक्षा का संबंध नासिका से, मतलब ये किस अंग को प्रेजेंट करता है, जो हमारा एजुकेशन है शिक्षा, तो नासिका। मतलब कि शिक्षा वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण एवं शुद्ध वर्ण प्रयोग हेतु निर्मित किया गया। बस इतना ध्यान रखना कि शिक्षा जो नासिका से संबंधित है, ये वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध वर्ण प्रयोग के लिए निर्मित किया गया। वहीं अगर कल्प की बात करें तो कल्प का संबंध किससे लिया गया, हाथ से लिया गया। और हाथ यानी कि वैदिक यज्ञ को संपन्न कराना है और गृहस्थ आश्रम के उपयोगी कर्म को करने के लिए विधि विधान वर्णित है किसमें, कल्प में। तीसरा वहीं बात करें छंद की, तो छंद का संबंध पैर से लिया गया है, पैर से छंद का किया गया है। और इसमें जो है कि पैर जो, इसमें वैदिक मंत्रों को ठीक ढंग से उच्चारण किया जा सके, पाठ करने की विधा का ज्ञान प्राप्त इसी के द्वारा होता है, छंद से होता है। और छंद पर जो रचित ग्रंथ है वो किस, छंद शास्त्र वो किसका है, पिंगल मुनि का है। किसका है, पिंगल मुनि का है। वहीं अगर निरुक्त की बात करें तो निरुक्त जो है, निरुक्त का संबंध किस अंग से लिया गया है ह्यूमन बॉडी के, तो वो किससे लिया गया है, कान से लिया गया है। कान मतलब कि जो कान, यानी कि वेद के अर्थ को सरलता से हम क्या कर सके, जान सके, उसके लिए क्या किया गया, विधि नियम का
विधि नियम का प्रतिपादन किया गया। ठीक, और यास्क ने क्या किया गया है, यास्क ने एक रचना की है निरुक्त की। ये निरुक्त किसका है, यास्क का है, और किससे संबंधित है, कान अंग से संबंधित है। वहीं ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष का संबंध किससे लिया गया है, नेत्र से लिया गया, आंख से लिया गया है। ठीक है, तो इसमें ज्योतिष के संदर्भ में देखें तो ज्योतिष एक ग्रंथ है, ज्योतिष लगध मुनि के द्वारा रचित है वेदांग ज्योतिष। ये प्राचीनतम ग्रंथ है और इसमें ब्रह्मांड, सौरमंडल, नक्षत्र, इन सभी का वर्णन है। वहीं लास्ट में बात करें किसकी, व्याकरण की, तो व्याकरण का संबंध किससे लिया गया, मुख से लिया गया है। मुख यानी कि जो क्या कहते हैं उसको, उपसर्ग है, प्रत्यय है, समास है, संधि, इन सभी का इसमें क्या किया गया है, व्याकरण में नियम बताया गया। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो इसमें कल्प सूत्र में 4 आते हैं। कल्प सूत्र में 4 आते हैं, एक श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और एक है शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र से कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, लगभग चारों से आ चुके हैं, श्रौत, गृह, शुल्ब और धर्म सूत्र। श्रौत सूत्र में क्या होता है, वेद में वर्णित जो यज्ञ संबंधी नियम है उसका वर्णन किसमें किया गया है, श्रौत सूत्र में किया गया है। वहीं गृह सूत्र की बात करें तो गृह सूत्र, जैसा कि गृह का मतलब होता है घर। ठीक है, तो मनुष्य के गृहस्थाश्रम, जब मनुष्य गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है तो उससे संबंध जो धार्मिक अनुष्ठान कर्तव्य है वो गृह सूत्र में दिया गया है। वहीं बात करें धर्म सूत्र में तो धर्म यानी जो आपके धार्मिक नियम है, सामाजिक नियम है, राजनैतिक नियम है, उसका वर्णन जो है इसी धर्म सूत्र में किया गया है। जो 4 वर्ण है, आश्रम है जो चारों, इन सभी का वर्णन इसमें किया गया है। और लास्ट आपका शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र में क्या है, जो यज्ञ वेदी नापने का या फिर रेखा गणित का, तो इन सभी का वर्णन किस में है, शुल्ब सूत्र में है। आगे चलते हैं, पुराण की बात करें। आपको पता होगा पुराण की रचना जो है वो किसने की थी, लोमहर्ष ने की है। लगभग लोगों को पता होगा कि पुराण की रचना किसने की थी, लोमहर्ष, और उनके पुत्र थे उग्रश्रवा। उन्हीं के द्वारा पुराण की रचना की गई थी। वो भी किस शैली में की गई थी, भविष्य शैली में की गई थी, भविष्य शैली में। और पुराण की संख्या टोटल कितनी है, 18 पुराण है। टोटल कितने हैं, 18 पुराण हैं। और इन 18 पुराणों में से केवल 5 पुराण ऐसे हैं जिनमें राजाओं की वंशावलियां पाई जाती हैं। 5 पुराण, वो कौन कौन से 5 पुराणों में पाई जाती हैं, एक है मत्स्य पुराण, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, एक है मत्स्य पुराण, दूसरा है विष्णु पुराण, तीसरा है वायु पुराण, चौथा है भागवत पुराण और 5वां है ब्रह्मांड पुराण। ठीक है, इन्हीं 5 में राजाओं की वंशावलियां पाई जाती हैं। अगर हम यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विष्णु पुराण में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है, तो वह मौर्य वंश के बारे में। वहीं मत्स्य पुराण के बारे में देखें तो मत्स्य पुराण जो है सबसे ज़्यादा प्रामाणिक पुराण है और सबसे प्राचीन पुराण भी है। और इसमें किसकी मतलब राजवंश के बारे में जानकारी दी गई है, वह है आंध्र सातवाहन के विषय में जानकारी दी गई है। वहीं वायु पुराण की बात करें तो वायु पुराण में गुप्त के विषय में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन आया था कि एक अमर कोश है, अमर कोश, इसमें पुराणों के 5 विषय बताए गए। पुराणों के कितने विषय बताए गए, 5 विषय। वो कौन कौन से 5 हैं, एक है सर्ग, दूसरा प्रतिसर्ग, तीसरा वंश, चौथा मनवंतर एंड 5th जो है वंशानुचरित। कौन कौन से, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित। अगर हम सर्ग में देखें तो सर्ग में किसकी बात की गई, जगत की सृष्टि की बात की गई है। ठीक है, वहीं प्रतिसर्ग में कहा गया है कि प्रलय होता है, प्रलय के बाद जगत का पुनः निर्माण होता है, तो उसका प्रतिसर्ग में कहा गया है। वंश में ऋषि और देवता की वंशावली के बारे में बात की गई है। वहीं मनवंतर में देखें तो कल्प के महायुगों का वर्णन किया गया है, यानी कि क्या है, 14 मनु के काल का इसमें वर्णन है। वंशानुचरित में देखें तो सूर्य, चंद्र आदि वंशीय चरित्र का इसमें उल्लेख है। आगे चलते हैं, कुछ हम लोग क्या करेंगे, ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में देखेंगे, जहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। तो अर्थशास्त्र किसने लिखा है, कौटिल्य ने लिखा है। और अर्थशास्त्र की बात करें तो इसमें 15 खंड है। 15 खंड कहने का मतलब 15 अधिकरण है और 180 प्रकरण। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया था, तो ये भी ध्यान रखना है कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा है, कौटिल्य की रचना है। इसमें 15 अधिकरण, 180 क्या कहते हैं प्रकरण है। और इसमें अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन इतिहास, राजनीति और चंद्रगुप्त की शासन व्यवस्था का उल्लेख। ये भी पूछ लेता है वर्त का अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है, उनकी अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया, तो नहीं। इसमें मौर्यकालीन के इतिहास, राजनीति और चंद्रगुप्त की जो शासन व्यवस्था थी उसके बारे में बताया गया है। वहीं अष्टाध्यायी की बात करें तो अष्टाध्यायी किसकी है, पाणिनि की है। और अष्टाध्यायी क्या है, एक व्याकरण ग्रंथ है। क्या है, एक व्याकरण ग्रंथ है।
और इस अष्टाध्यायी में अष्ट मतलब होता है, अष्ट मतलब संस्कृत में अष्ट कहते हैं और हिंदी में इसको 8 कहते हैं, यानी इसमें टोटल कितने हैं, 8 अध्याय हैं। अष्टाध्यायी, इसको जब संधि विकसित करेंगे तो 8 अध्याय निकलेगा। तो इसमें 8 अध्याय है और 4 भागों में ये बटा है। और इसमें भी क्या है, मौर्य काल से पूर्व के जो है, मौर्य काल के बारे में तो अर्थशास्त्र में किया गया, लेकिन अष्टाध्यायी में मौर्य काल से पूर्व के जो सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक ज्ञान होते हैं वो इससे प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्या है, नीतिसार। नीतिसार किसका है, कामंदक का है और ये अर्थशास्त्र के अनेक सिद्धांतों का वर्णन है। वही राजतरंगड़ी देखें, ये भी ध्यान रखना किस में लिखी गई, 12वीं सदी की है ये। और राजतरंगड़ी किसकी है, कल्हड़ की है। और संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध इतिहास लिखने का ये प्रथम प्रयास है। वहीं रसमाला और कीर्ति कौमुदी, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। रसमाला और कीर्ति कौमुदी किसकी है, सोमेश्वर की है। और ये जो है गुजरात के चालुक्य वंश का इतिहास का वर्णन, ये भी साथ में याद रखना कि इसमें किस चीज़ की वर्णन है। तो गुजरात के चालुक्य वंश का वर्णन, इतिहास, संस्कृति का ज्ञान किससे प्राप्त होता है, रसमाला और कीर्ति कौमुदी, जो किसकी है, सोमेश्वर की रचना है। महाभाष्य किसका है, पतंजलि का है। इसमें शुंग के इतिहास का वर्णन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शुंग के इतिहास का वर्णन पतंजलि के महाभाष्य से प्राप्त होता है। वहीं गार्गी संहिता है, एक ज्योतिष ग्रंथ है गार्गी संहिता, जो गर्गाचार्य का है। इसमें जो इंडो ग्रीक थे उनके द्वारा साकेत, पांचाल, मथुरा, कुसुमध्वज, इन पर आक्रमण किया गया था, अटैक किया गया था, उसका वर्णन है। वहीं माल विकांगनी मित्रम की बात करें तो कालिदास की रचना है। इसमें शुंगकालीन राजनीतिक परिस्थितियों का विवरण मिलता है। तो शुंगकालीन एक हो गया माल विकांगनी मित्रम और दूसरा पतंजलि का महाभाष्य। तीसरा ग्रंथ है नेक्स्ट है स्वप्न वासव दत्ता, जो किसकी है, भास की है। इसमें गुप्तकालीन घटनाओं का वर्णन किया गया है। बुद्ध चरित्र है, वो किसका है, अश्वघोष का है। अब इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि गौतम बुद्ध के चरित्र का इसमें वर्णन किया गया है। हर्षचरितम किसका है, वाणभट्ट का है। ये हर्षकालीन सभ्यता, संस्कृति, राजनीतिक जीवन का वर्णन है उसमें। विक्रमांक देव चरित्र किसका है, बिल्हड़ का। सारा क्वेश्चन पूछा गया है कभी ना कभी, तो बिल्हड़ का है। इसमें चालुक्य नरेश विक्रमादित्य जो छठे हैं उनकी उपलब्धि का वर्णन है। गौडवहो किसकी है, वागपति राज की है। इसमें कन्नौज के राजा यशोवर्मन थे, उनकी विजय का वर्णन मिलता है। नौ सहसांक चरित्र किसका है, पद्मगुप्त का है। इसमें मालवा के परमार वंश की घटना का वर्णन है, मालवा के परमार वंश की। नौ सहसांक चरित्र पद्मगुप्त की है। वहीं मत्त विलास प्रहसन की बात करें तो ये महेंद्र वर्मन पल्लव नरेश थे, महेंद्र वर्मन, इनका क्या है, माँ से महेंद्र, माँ से मत्त विलास प्रहसन। थोड़ा सा दिमाग लगा के करिएगा तो कर लेंगे, बहुत टफ नहीं, हर चीज़ रट नहीं पाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक भी लगा लीजिएगा। इसमें बौद्ध और कपालिकों की हंसी उड़ाई गई है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस आप इनका ये ध्यान रखिए किसकी है, बाकी ये विषय उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बृहत कथा किसकी है, गुड़ाढ़ की बृहत कथा है, ये ध्यान रखना है किसकी रचना किसमें की गई है, पैशाची प्राकृत भाषा में की गई है। और ये क्या है कि जो बृहत कथा है गुड़ाढ़ की, जो पैशाची प्राकृत भाषा में है, इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि यह आंध्र का क्या कहा गया है कि ये आंध्र का महाभारत के रूप में इसका यह आंध्र के महाभारत के रूप में प्रसिद्ध है, क्या, गुड़ाढ़ की बृहत कथा। वहीं प्रवर सेन जो है वाकाटक नरेश हैं, प्रवर सेन द्वितीय जिसकी सेतु बंध है, इसमें राम की लंका विजय वर्णित है। वहीं है विग्रहराज जो चौहान नरेश हैं, विग्रहराज हरिकेली नाटक इनकी रचना है, इनका ग्रंथ है, और ये अजमेर स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद पर ये उत्कीर्णित है। नेक्स्ट है रामचरित है संध्याकर नंदी का, ये बंगाल के जो पाल वंशीय शासक रामपाल हैं उनका वर्णन राम के रूप में किया गया है। और संध्याकर नंदी स्वयं को कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं। और चंद्रदाई का है पृथ्वीराज रासो, यह हिंदी साहित्य का क्या है, प्रथम महाकाव्य है, ठीक। और नेक्स्ट है मिताक्षरा किसकी है, विज्ञानेश्वर की है। तो याज्ञवल्क्य स्मृति पर लिखी गई यह टीका है। इसमें क्या है, इन दोनों में ये ध्यान रखना है, इसमें मिताक्षरा में ये कहा गया है कि पिता की संपत्ति में पुत्र का अधिकार जन्म से माना गया है, ठीक है, जन्म से ही माना गया, यानी पुत्र जो है पिता से संपत्ति का बंटवारा उसके जीवन काल में ही करा सकता है। लेकिन वहीं जीमूतवाहन का दाय भाग जो ग्रंथ आता है जीमूतवाहन का, उसमें ये कहता है कि नहीं, जब पिता की मृत्यु हो जाए उसके बाद ही पुत्र को उसकी संपत्ति में से हिस्सा मिलेगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, 1 मिनट, बहुत पीछे चले गए थे, 1 मिनट। हाँ, अब ये देख लेते हैं कि जो विदेशी यात्री हैं, लेखक हैं, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जो अब इसमें इस लाइन से लिखा कि कौन कौन से ग्रीक लेखक थे, ठीक है, चीनी लेखक हैं, तिब्बती लेखक हैं, अरबी लेखक हैं। तो जो ग्रीक लेखक हैं, जो यूनानी लेखक हैं, वो सिकंदर के भारत आगमन से पहले के जो यूनानी लेखक हैं वो ये 4 हैं। स्काइलैक्स है, हिकैटियस है, हेरोडोटस है, टैसियस है। क्या क्या है,
सिकंदर के भारत आने से पहले के जो चारों लेखक हैं यूनानी, उनका नाम है स्काईलैक्स। क्या नाम है? स्काईलैक्स। और दूसरे कौन है? वो हैं हिकैटियस। तीसरे हैं हेरोडोस्टस। फिर हैं इनका नाम है टेसियस। तो इतना आपको जानना है। वहीं अगर बात करें सिकंदर के साथ जो भारत आए थे ग्रीक लेखक, उनका नाम है निरियाकस। यहाँ से क्वेश्चन आया है। आनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस। निरियाकस की अगर हम बात करें निरियाकस की, तो ये सिकंदर के जल सेना अध्यक्ष के रूप में भारत आया था। सिकंदर का क्या था? जल सेना अध्यक्ष था। वहीं अगर बात करें आनेसिक्रिटस की बात करें, तो सिकंदर की जीवनी इसने लिखी थी। सिकंदर की जीवनी इसी ने लिखी थी। और अरिस्टोबुलस की बात करें तो हिस्ट्री ऑफ वॉर पुस्तक इसने लिखी है। हिस्ट्री ऑफ वॉर पुस्तक किसकी है? अरिस्टोबुलस की है। फिर उसके बाद अन्य यूनानी लेखक आते हैं। ठीक है, तो यूनानी लेखकों में ही मेगस्थनीज आता है। तो मेगस्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का क्या था? राजदूत था। मेगस्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आया था। इसी की एक पुस्तक है इंडिका, जिसमें मौर्यकालीन समाज और संस्कृति का वर्णन मिलता है। वहीं बात करें डायनोसियस की। डायनोसियस ये मिस्र नरेश जो थे, मिस्र के जो राजा थे टॉलमी फिलाडेल्फस। जो थे ये मिस्र के राजा थे। इनका राजदूत था कौन? डायनोसियस था। और ये किसके दरबार में थे? अशोक के दरबार में आया था। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के और डायनोसियस अशोक के दरबार में आया था। वहीं बात करें प्लिनी का तो आप लोग जानते ही होंगे, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं बताना है कि प्लिनी जो है नेचुरल हिस्टोरिका, इनकी पुस्तक है नेचुरल हिस्टोरिका, जिसमें इन्होंने भारत को बहुमूल्य पत्थर और रत्न का उत्पादक बताया है। वहीं टॉलमी की बात करें तो टॉलमी का एक पुस्तक है भारत का भूगोल, जिसमें भारत की प्रमुख नदियों के बारे में बताया गया है। और एक और ग्रीक लेखक आप जान सकते हैं कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी है, जिसके लेखक का नाम ही नहीं पता गया। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं कि अच्छा काम करना चाहते हैं लेकिन अपना नाम नहीं बताना चाहते हैं, नाम उजागर नहीं करना चाहते हैं, तो वो अपना नाम क्या कर देते हैं? एनोनिमस करके रख देते हैं, अज्ञात करके लिख देते हैं। तो ऐसे ही ये भी थे पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। तो जिनका अज्ञात थे और ये एक नाविक थे। इन्होंने क्या किया था? लाल सागर से लेकर के रेड सी जो है वहाँ से लेकर के जो भारतीय समुद्र तट है उसकी यात्रा की थी। ठीक है, और इन्होंने पाश्चात्य जगत में रोम साम्राज्य को भारत से जो निर्यात की जाने वाली वस्तु थी उसकी प्रथम सूची इन्हीं से प्राप्त होती है। नेक्स्ट अब इसमें हम देखेंगे चीनी लेखक मतलब चीनी नहीं पढ़ेंगे खाएंगे, चीनी लेखक की बात करेंगे तो जो है क्रमशः फाहियान है, सुंगयुन है, ह्यूनसांग है, इत्सिंग है, मतवालिन है, चाओजू कुआ है। फाहियान को देखें तो फाहियान आप कई बार पढ़ चुके होंगे। ये क्या नाम है उनका, गुप्त सम्राट थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, उनके समय में ये आए थे। ठीक है, और इन्होंने मध्य देश के समाज और संस्कृति का उल्लेख किया है। वहीं शुंगयुन की बात करें, शुंगयुन इन्होंने 3 वर्ष की यात्रा की थी, भारत की 3 वर्ष की यात्रा की और उसमें बौद्ध ग्रंथ की प्रतियां क्या की इसमें एकत्र करते हैं। ह्वेनसांग की बात करें तो ह्वेनसांग की एक पुस्तक है जिसका नाम है सी यू की। क्या नाम है? सी यू की। और इसमें हर्षकालीन भारत के समाज, धर्म, राजनीति पर प्रकाश पड़ता है। वहीं इत्सिंग की बात करें तो इत्सिंग आते हैं, फिर मतवालिन आते हैं, चाओजू कुआ आते हैं, तो ये सब आते हैं। नेक्स्ट है तिब्बती लेखक हैं एक तारानाथ। ठीक है, ये तिब्बत से आए हुए थे। और अरबी लेखक हैं अलमसूदी हैं, सुलेमान है, अलबरूनी है, इब्न बतूता है, जिसके बारे में आप लोग सब जानते होंगे कि अलमसूदी जो है महिपाल के समय में आए थे। अलमसूदी किसके समय में आए थे? महिपाल के समय में भारत आए थे। और अगर वहीं बात करें सुलेमान की तो सुलेमान गुर्जर प्रतिहार, मिहिर भोज और राष्ट्रकूट शासक थे। अमोघ वर्ष प्रथम के समय आए थे। गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज कौन थे? गुर्जर प्रतिहार शासक थे। तो ये सुलेमान इन्हीं के समय आए थे। और एक शासक थे राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष प्रथम, ये राष्ट्रकूट शासक थे, इनके समय में भी ये भारत आए थे। वहीं अलबरूनी की बात करें तो अलबरूनी जो है ये 1017 में मोहम्मद गजनबी के साथ जब कन्नौज अभियान हुआ था उसी के समय मोहम्मद गजनबी के साथ 1017 में ये आए थे। और अरबी भाषा में अरबी भाषा में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है तहकीके हिंद। क्या नाम है? तहकीके हिंद, यानी कि भारत की खोज। तो भारत की खोज में इन्होंने जो भारत की भूगोल है, गणित है, भौतिकी है, धार्मिक जीवन, इन सभी का इन्होंने वर्णन किया है। वहीं बात करें इब्न बतूता मोरक्को यानी अफ्रीका से आए हुए थे। और
इनकी एक पुस्तक है रहला, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कुछ और है कि एक कुछ ग्रंथ है, इसके बारे में भी जान लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे क्या है, युक्ति कल्पतरु, युक्ति कल्पतरु के लेखक कौन है, परमार नरेश भोज है। बाकी ये नहीं देखना आपको, बस इतना ही देखिए। युक्ति कल्पतरु किसका है, परमार नरेश भोज इनकी है। सम्रांगण, सम्रांगण सूत्रधार परमार नरेश भोज, ये भी इन्हीं का है। तो परमार नरेश भोज की दो है, एक है युक्त कल्पतरु, दूसरा है सम्रांगण सूत्रधार। वहीं मानसोल्लास किसकी है, चालुक्य नरेश सोमेश्वर तृतीय की, किसकी है, मानसोल्लास चालुक्य नरेश सोमेश्वर तृतीय की है। अपराजित प्रेक्षा किसकी है, भुवन देव की है। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। बाकी अगर पॉसिबल हो तो शेयर भी करिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर नई चीज़ों को ला करके आप तक शेयर करेंगे, आप तक पहुँचाएँगे। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।